हो गया। नमस्कार साथियों, मैं शिवम चौहान स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एस्पिरेंट ऑनलाइन हब पर। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे और यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्जाम है जिनकी आप बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे होंगे, आपकी तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, हमने सबसे पहले मैंने आपको बता ही रखा है कि वीडियो की जो हमारी सीरीज है जिसमें हम हर पार्ट को कवर करने की यहाँ पर भरपूर प्रिपरेशन, भरपूर तैयारी कर रहे हैं, भरपूर कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको इससे पहली वाली जो यूपी स्पेशल की जो सीरीज स्टार्ट हुई थी उसमें हमने यूपी के राजनीतिक परिदृश्य को देखा था, है ना, कि किसकी बाउंड्री, किस स्टेट की बाउंड्री यूपी के स्टेट यूपी जी के बाउंड्री से टच होती है और किस इंटरनेशनल बाउंड्री के साथ यूपी अपनी सीमा को साझा करता है। तो ये सब चीजें हमने पहले राजनीतिक परिदृश्य में हम देख चुके हैं। आज जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है इसका फिजिकल डिवीजन, भौगोलिक डिवीजन, प्राकृतिक डिवीजन, भौतिक डिवीजन, है ना। इन्हीं सब चीजों को आज हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि हम उत्तर प्रदेश को कितने भागों में बांट सकते हैं। उत्तर प्रदेश को हमने कितने भागों में बांटा। आज हम ये भी देखेंगे कि इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है, इसका देशांतरीय विस्तार कितना है। तो आज हम जो चीज देखेंगे वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगी। तो प्लीज वीडियो को स्किप ना किए बिना आप इस वीडियो को पूरी देखिए और हाँ, चैनल को अधिक से अधिक आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए, चैनल पे आते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से मैंने आपसे पहले भी कहा है कि आप जब सब्सक्राइब अधिक से अधिक करते हैं, अधिक से अधिक लाइक करते हैं और शेयर करते हैं तो ये कुछ नहीं है ना, यूट्यूब तुरंत एक सब्सक्राइब करने पर हजारों रुपए भेजता है। बस इससे जो है ना, एक टीचर का या आपको जो वीडियो प्रोवाइड की जा रही है उनको बनाने का और एक हमारा जो मोटिव होता है वो और अधिक बढ़ता है ना। प्रेरणा एक तरह से हमारी बढ़ती है कि आप लोग हमें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। तो इससे आपको सिर्फ चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। तो अधिक से अधिक कीजिए, आप सभी से विनती है, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि और सभी स्टूडेंट्स तक भी ये वीडियो पहुंच पाए और वो भी यूपी स्पेशल की इस क्लासेस को जो कि हम आपके साथ साझा कर रहे हैं वो भी बेहतर तरीके से पढ़ पाए। तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, है ना। तो भाई बढ़ते हैं फिर आज के टॉपिक की ओर। टॉपिक है भौगोलिक परिदृश्य, राजनीतिक परिदृश्य। इससे पहला वाला भाग है, जिसने वो नहीं देखा मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो भी आप लोग जरूर देखिए। तो बढ़ते हैं आज के हमारे यूपी स्पेशल के भौगोलिक परिदृश्य पर। देखिए दोस्तों, भौगोलिक परिदृश्य पढ़ने से पहले मैंने आपको राजनीतिक परिदृश्य में कुछ चीजें बताई थी जिसमें शायद एक आध चीज छूट गई थी, तो मैं आज आपको पहले वो चीज कवर कर देता हूं। जैसे हमने ये पढ़ा था तो वहां पर एक पॉइंट आप और लिख लीजिए। क्या पॉइंट था कि उत्तर प्रदेश का वह जिला जो मध्य प्रदेश के से जो मध्य प्रदेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। तो दोस्तों, इसका जो अब एक ऐसा कौन सा जिला है, तो मैंने आपको मैप बिल्कुल बड़े बारीकी से मैंने आपको मैप भी बताया था कि भाई मैप लेके बैठो, तभी आप इन चीजों को अच्छे से रिलेट कर पाओगे, है ना। तो देखो, ये वाला जो जिला है ना, ये कौन सा जिला है, ये है जी ललितपुर। तो ललितपुर ही एक ऐसा जिला है जो मध्य प्रदेश से 3 ओर से घिरा हुआ है ना। एक ललितपुर मात्र एक ऐसा जिला है जो मध्य प्रदेश से 3 ओर से घिरा हुआ है
और ललितपुर ही उत्तर प्रदेश का मात्र जिला है जो केवल एक जिले के साथ सीमा साझा करता है। वो जिला कौन सा है भाई, जिसके साथ केवल ललितपुर अपनी सीमा को साझा करता है? तो वो जिला है झांसी। वो कौन सा जिला है? झांसी, है ना। तो ललितपुर मात्र जिला है उत्तर प्रदेश का जो सिर्फ एक ही जिले के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो वो जिला कौन सा है? तो वो जिला आप कह सकते हैं ये है वो जिला। और वो जिला ये जो कौन सा जिला है? तो ये जिला है झांसी। ये जिला है झांसी, ठीक है। तो ये भी एक वो था। अच्छा, अब आप लोग देखते होंगे कि सोनभद्र, मैंने आपको बताया सोनभद्र जो है, जो सबसे दक्षिणी जिला है, ये 3 राज्यों के साथ, 4 राज्यों के साथ, 3 नहीं 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाला जिला है। सीमा साझा करता है, ठीक। 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। सबसे ज्यादा राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाला जिला कौन सा है? सोनभद्र। 4 राज्यों के साथ। तो भाई कौन कौन से राज्य हैं? वो है मध्य प्रदेश, ठीक। दूसरा है बिहार, फिर है तीसरा छत्तीसगढ़, और चौथा राज्य है झारखंड, ठीक है। तो सबसे ज्यादा राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाला जो जिला है वो है सोनभद्र, यानी कि मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड के साथ जो सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है वो है सोनभद्र जिला, ठीक है। तो ये 2-3 बातें थी जो कि राजनीतिक परिदृश्य से थी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अपना मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं, भौगोलिक परिदृश्य, ठीक। आगे बढ़ते हैं और मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं भौगोलिक परिदृश्य। तो देखते हैं दोस्तों, भौगोलिक परिदृश्य में हम क्या क्या चीजें देख पाएंगे। सबसे पहले मैं आपको ना भौगोलिक परिदृश्य से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ये जो उत्तर प्रदेश है इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है ना। ये भी देख लेते हैं हम कि उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है। तो देखिए, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को, अच्छा एक बात देखिए कि भाई ये ग्लोब है, पृथ्वी का डुप्लीकेट नक्शा, है ना। ये ग्लोब है, तो आपने देखा होगा ग्लोब पर कुछ लाइनें खींची हुई है ना। वो कौन कौन सी लाइनें हैं तो आप देखते होंगे, तो ग्लोब पर एक कुछ ऐसे लाइनें हैं, ऐसे, और कुछ लाइन जो है वो खड़ी हुई लाइन है। ये है कुछ लाइन ऐसे और कुछ ऐसे है ना। ऐसे आपने लाइनें देखी होंगी ग्लोब पर, ठीक है। अब जब ये लाइनें हमने देखी हैं ग्लोब पर, तो ये जो लेटी हुई लाइन है इन्हें हम कहते हैं अक्षांशीय रेखा है ना, अक्षांश रेखा है। और जो ये खड़ी हुई लाइन है इन्हें हम कहते हैं देशांतर रेखा है, ठीक, देशांतर रेखा है। अब ये जो लाइन है ना, ये जो अक्षांश और देशांतर है, ये भी अपने आप में भूगोल का एक टॉपिक है, लेकिन फिलहाल सिर्फ हमें ये देखना है
कि उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है ग्लोब पर वो कहां पर है ना। तो सबसे पहले आप ये देखो, यहां मान लो 0 डिग्री रेखा है, 0 डिग्री की, ठीक, ये वाली। अब जो हमारा भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में ही तो है, यहां पर मान लो अपना भारत है, और इस भारत में ही तो उत्तर प्रदेश है ना भाई, अपना भारत है और इस भारत में ही के अंदर ही तो उत्तर प्रदेश है। तो अगर देखो, अगर भारत के अंदर उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति होगी अक्षांशीय रेखाओं में और देशांतरीय रेखाओं में। भाई कहीं ना कहीं से तो यहां से भी ऐसे ही रेखा जा रही होंगी, जब पूरी पृथ्वी से जा रही है गुजर के, तो इससे भी जा रही होंगी उत्तर प्रदेश से भी, ये वाली रेखाएं अक्षांश रेखाएं, है ना। तो यहां से लेकर देखो, जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है इसका एक यहां से, और जो सबसे उत्तर बिंदु है यहां, तो यहां से लेकर यहां तक का विस्तार क्या होगा अक्षांश रेखाओं का, है ना। और अगर देशांतर की बात करें तो सबसे देशांतर यानी कि सबसे देशांतरीय बिंदु यानी कि उत्तर प्रदेश का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है वो ये होगा, और जो सबसे पूर्वी बिंदु है वो ये होगा यहाँ पर। तो भाई ये जो देशांतरीय रेखा है यहां से लेकर यहां तक का विस्तार कितना होगा, और जो ये अक्षांश रेखा है यहां से लेकर यहां तक का विस्तार कितना होगा। तो ये हमें कहां से पता चलेगा, ये हमें इन देशांतर और अक्षांश रेखाओं से ही तो पता चलेगा कि ये जो ग्लोब पर खिंची हुई रेखाएं हैं और उत्तर प्रदेश की स्थिति वो कैसी होगी। तो देखिए कैसी होगी। अब सबसे पहली बात तो ये देखनी है हमें कि ये जो अक्षांश रेखाएं हैं, है ना, ये हमारा जो भारत की स्थिति है वो उत्तर में है। कहां है, उत्तर में। तो भाई जब ये उत्तर में है, देखो ये जो 0 डिग्री देश ये रेखा है ना अक्षांश रेखा, ये ग्लोब को 2 पार्ट्स में बांट देती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो जो हमारा भारत बसा हुआ है, भारत की स्थिति है वो उत्तरी गोलार्ध में है। कहां है, उत्तरी गोलार्ध में। तो जब हमारे भारत उत्तरी गोलार्ध में है तो उत्तर प्रदेश को दक्षिणी गोलार्ध में तो होगा नहीं, उत्तर प्रदेश भी उत्तरी गोलार्ध में होगा, है ना। और अगर ये 0 है तो इसके ऊपर चलते जाओगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसी करके जो रेखाएं होंगी अक्षांशीय रेखाएं। अब जब ये ऐसे करके होंगी तो भाई यहां पर भी तो कोई अक्षांश रेखा गुजरी होगी उत्तर प्रदेश से, तो वो कौन सी अक्षांशीय रेखा होगी जो यहां से गुजरी है, और यहां से गुजरने के बाद जो अक्षांश रेखा यहां गई होगी वो कितनी अक्षांश रेखा होगी। तो देखो यहां यानी कि ये वाला जो बिंदु है इसका दक्षिणतम बिंदु, आप कह सकते हैं कि ये है 23 डिग्री 52 मिनट से 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब उत्तरी अक्षांश क्यों कह रहे हैं तो मैंने अभी बता दिया क्यों कहा, क्योंकि भाई ये सारी चीजें उत्तर में है इसलिए उत्तरी अक्षांश कहेंगे। अगर यहां होता तो इसलिए इसके नीचे वाले क्षेत्र को कहते हैं दक्षिणी अक्षांश, है ना। तो उत्तरी से लेकर उत्तरी अक्षांश से लेकर, ठीक है, तो सबसे दक्षिण में कौन सी रेखा चली गई इसकी 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर, अब यहां पर क्या है तो यहां पर है 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक, 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश। सिर्फ मैप पे ध्यान देना है और किसी चीज पे ध्यान नहीं देना। किसी की भी अगर आप राजनीतिक और फिजिकल कंडीशन देख रहे हो तो सिर्फ मैप पे ध्यान दो। आप हर उसका रट्टा मत मारो, रट्टा मारने से ये चीजें याद नहीं होंगी। ये चीजें सिर्फ मैप की कंडीशन को देख के आप समझ पाओगे कि क्या मैप में कहां से लेकर कहां तक जाने पर ये चीजें हमें कवर करती हैं। तो देखो सबसे बात क्या हुई कि सबसे नीचे से ही तो स्टार्ट होगा, ऐसे ही तो स्टार्ट होगा। जब ऐसे स्टार्ट हो रहा है ये 0 तो ये इसके ऊपर 1 2 3 4 ऐसे तो बढ़ती जाएंगी। तो भाई जो हमारा उत्तर प्रदेश है वो अक्षांशीय रेखाओं में कहां से लेकर कहां तक है तो 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, ठीक है। अच्छा तो मैं इसको एक बार लिख देता हूं। कहां तक हमारा अक्षांशीय विस्तार आया, हमारा जो अक्षांशीय विस्तार आया वो क्या आया, अक्षांशीय विस्तार
क्या आया हमारा अक्षांशीय विस्तार भाई? 23 डिग्री 52 मिनट से 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक, ये जो हो गया हमारा अक्षांशीय विस्तार हो गया किसका? उत्तर प्रदेश का। ठीक है, अब बात किसकी करें? अब बात करते हैं देशांतरीय विस्तार की, है ना। तो देशांतरीय विस्तार देखो, हमारा जो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध के साथ साथ भाई पूर्वी गोलार्ध में भी है ना। एक रेखा अगर बीच में ये है तो ये पश्चिम और पूर्वी गोलार्ध का भी डिवीजन कर देती है। तो हमारा जो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध के साथ साथ कहाँ स्थित है? पूर्वी गोलार्ध में। तो जब पूर्वी गोलार्ध में स्थित है तो अब जो ये रेखाएं होंगी, ये सारी की सारी रेखाएं क्या कहलाएंगी? पूर्वी देशांतरीय रेखाएं कहलाएंगी, नहीं कहलाएंगी? जब पूरब में स्थित है तो भाई जब पूरब में स्थित है तो यहाँ ये जो पहली यानी कि यहाँ जो सबसे पश्चिम की रेखा होगी, जहां जो शामली से गुजरेगी, और जो सबसे एंड यानी कि पूरब की रेखा होगी जो बलिया से गुजरेगी, वो जो पश्चिम की रेखा है देशांतरीय रेखा है ना, जो शामली से गुजरी है सबसे पश्चिम में, तो वो किस पॉइंट से है? तो वो है 77 डिग्री 05 मिनट से लेकर, यानी कि इसका जो देशांतरीय विस्तार है वो 77 डिग्री 5 मिनट से लेकर 88 डिग्री 38 मिनट। तो दोस्तों हमने इसका देशांतरीय विस्तार भी देखा और इसका अक्षांशीय विस्तार भी देखा। देशांतरीय विस्तार 77 डिग्री 5 मिनट से लेकर 88 डिग्री 38 मिनट, जो कि इसके जो लास्ट वाली, ये देखो यहां से जो शुरुआत होगी तो इसका मतलब ये सबसे पश्चिमी बिंदु होगा ना। तो सबसे पश्चिम में कौन सा जिला है भाई? आप लोगों को पता ही है, शामली है, ये मैंने लिखवा रखे हैं। सबसे ऊपर यानी कि अक्षांशीय विस्तार तो कहां से कहां तक होगा? तो आप कहेंगे जी सबसे लास्ट में पड़ता है सोनभद्र। तो एक रेखा होगी अक्षांशीय जो सोनभद्र के सबसे एंड पॉइंट पर गई होगी, और एक ऐसी रेखा होगी जो सहारनपुर के किसी एंड पॉइंट पर गई होगी, है ना। तो यही इसके क्या हो गए? अक्षांशीय विस्तार हो गए। और एक रेखा होगी जो बलिया में सबसे एंड पॉइंट पर होगी, तो वो इसका पूरब पश्चिम से लेकर पूरब तक का देशांतरीय विस्तार हो गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि देशांतरीय विस्तार पूरब से लेकर पूरब तक ही है, सॉरी पश्चिम से लेकर पूरब तक, लेकिन असल में कहा क्या जाएगा इन रेखाओं को? इन रेखाओं को कहा जाता है पूर्वी देशांतरीय रेखाएं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको मिटा करके अब ये चीज और लिख देता हूं, देशांतरीय विस्तार। ठीक, अक्षांशीय विस्तार तो मैंने लिख दिया, अब मैं इसका देशांतरीय विस्तार लिख देता हूं। देशांतरीय विस्तार, तो ये हो जाएगा कितना हमारा इसका देशांतरीय विस्तार? 77 डिग्री 5 मिनट से लेकर 88 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतरीय। ठीक, ये भी कह सकते हैं कि 77 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतरीय, पूर्वी 88 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतरीय जो है, इसका देशांतरीय क्या हो गया? विस्तार हो गया। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि ये अक्षांश और देशांतरीय विस्तार आपके समझ में आया होगा। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि हमने अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार तो देख लिया। अब भाई ये उत्तर प्रदेश कहां से लेकर कहां तक सिमटा हुआ है? सिमटे हुए से मतलब कि भैया कहां से इसका विस्तार कितने किलोमीटर में फैला हुआ है? तो आइए देखते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश का जो विस्तार है वो कितने किलोमीटर में है। तो आइए भाई देख लेते हैं उत्तर प्रदेश का विस्तार कितने किलोमीटर में है।
बना लेते हैं जरा थोड़ा सा मैप, फिर देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का विस्तार कितने किलोमीटर से लेकर कितने किलोमीटर में है। ये इसका मैप हो जाता है कुछ ऐसे। ठीक, अब अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ है जी सहारनपुर, ठीक, और यहाँ पर है सबसे दक्षिण में तो आपने कहा जी सोनभद्र, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा, ये थोड़ा सा इधर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या है, ये है जी बलिया जो सबसे पूर्वी है, और यहाँ पर जो सबसे पश्चिमी है वो है शामली, कुछ ऐसी तो है उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब अगर हम कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का पूर्वी, ऐसे मत लिखो, हम देखो ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है इसका वेस्ट और ये है ईस्ट, है ना। तो अगर हम देखते हैं कि नॉर्थ से साउथ जाने पर कितने किलोमीटर की इसकी दूरी है, तो देखो नॉर्थ से साउथ कहां जाओगे आप, ये थोड़ी चले जाओगे ऐसे करके, ना जी ना, हमें जाना है जो सबसे इसका नॉर्थ बिंदु है सहारनपुर वाला, और जो सबसे इसका दक्षिणतम बिंदु है ये सोनभद्र वाला, कि यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो क्या होगी, है ना। और इधर कि भाई यहां से लेकर पश्चिम से लेकर पूर्व तक की इसकी दूरी क्या है, ठीक। तो अगर हम दोनों दूरियों को देखते हैं तो उत्तर प्रदेश की पश्चिम से पूर्व तक की दूरी तो वो कितनी है, तो आप कहेंगे जी वो है 650 किलोमीटर, कितनी है 650 किलोमीटर, यानी कि अगर यहां से आप यहां जाओगे तो आपको कितना चलना पड़ेगा 650 किलोमीटर, ठीक। और अगर आप यहां से यहां आओगे तो आपको कितना चलना है 240 किलोमीटर, हाँ। तो अगर आप कहोगे कि ऊपर से नीचे आने पर, यानी कि नॉर्थ से साउथ कितनी दूरी कवर करा इसने 240 किलोमीटर, ठीक। तो ये भी चीज आपके समझ में आई होगी कि कैसे हम नॉर्थ से साउथ की दूरी कितनी है इसकी 650, और वेस्ट से ईस्ट जो है इसकी दूरी कितनी है वो है जी 200, सॉरी वेस्ट से ईस्ट है 650 और नॉर्थ से साउथ इसकी जो दूरी है वो है 240 किलोमीटर, ठीक। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम बांट देते हैं उत्तर प्रदेश की भौगोलिक, उत्तर प्रदेश को हम बांटते हैं भौगोलिक क्षेत्र, तो देखिए कैसे बांटेंगे। भौतिक डिवीजन, है ना, इसको हम प्राकृतिक डिवीजन भी कह देते हैं, यही इसका प्राकृतिक डिवीजन भी है, ठीक। यही इसका प्राकृतिक डिवीजन है और यही इसका भौतिक डिवीजन है, एक ही बात है, चाहे आप भौतिक कह लीजिए प्राकृतिक कह लीजिए, ठीक है। अब देखो उत्तर प्रदेश को ना हम भौतिक तरीके से 3 भागों में बांट सकते हैं। अब वो 3 भाग कौन कौन से होंगे जिसको हम इसको 3 भागों में बांट सकते हैं, तो देखो सबसे पहले उसके लिए आपको ना भारत के बारे में थोड़ा सा एक वो समझना पड़ेगा, भारत का ब्रीफ कैसे जो है हम इसको उत्तर प्रदेश को बांट पाएंगे। सबसे पहले आप भारत के बारे में एक भारत का परिदृश्य देखिए, मान लीजिए ये भारत है जिसका नक्शा जो है शायद बनी जाए तो बढ़िया है, ठीक। ये कुछ भारत है ना, ये।
अब अगर आप भारत को देखते हैं तो यहां देखते हैं आप, यहां वाला ये वाला आप ये देखते हैं कि साहब भारत को भी हम कई तरीके से अलग अलग तरीके से बांटते हैं, है ना। कहते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र होगा ये उत्तर में, ठीक। फिर ये आ जाता है प्रायद्वीपीय भाग, है ना। फिर आ जाता है ये पूरा दक्कन का पठार, तटीय मैदान, फिर द्वीप समूह, है ना। तो ऐसे भी हम भारत को बांटते हैं। तो भारत में जब आप देखते हैं तो यहां पर आप ये चीज देखते हैं, क्या देखते हैं कि ये जो रेंज है शिवालिक वाली, ठीक, ये जो शिवालिक रेंज है, ठीक इसके दक्षिण में ही बैठा है हमारा उत्तर प्रदेश, ठीक, यही तो है उत्तर प्रदेश, ठीक। इसके दक्षिण में ही एकदम कौन है, उत्तर प्रदेश। अच्छा, ये जो उत्तर प्रदेश है, ये जो दक्कन है ना, दक्कन, ये जो प्रायद्वीपीय भाग है, यही तो है भारत का दक्कन का पठार, है ना। ये पूरा किसका पठार है, दक्कन का पठार। तो दक्कन के पठार का थोड़ा सा उत्तरी भाग, है ना, यही बन जाता है उत्तर प्रदेश। क्या बन जाता है, उत्तर प्रदेश। और ये जो उत्तर प्रदेश है, ये किससे बना है, तो ये बना है गोंडवाना लैंड से। किससे बना है, गोंडवाना लैंड से। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि अगर इसके प्राकृतिक भाग में देखते हैं तो पहले से हम लिख सकते हैं उत्तर प्रदेश किसका भाग है, तो उत्तर प्रदेश जो है वो गोंडवाना लैंड का भाग है, गोंडवाना लैंड का भाग है, ठीक। अब जो ये गोंडवाना लैंड है ना, ये भारत के किसका भाग है, तो भाई ये तो प्रायद्वीपीय भारत का भाग है ना। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि यह भारत के प्रायद्वीपीय या भारत का प्रायद्वीपीय भाग है। कैसा भाग है ये, भारत का प्रायद्वीपीय भाग, ठीक। अब अगर हम इसी बात को हम उत्तर प्रदेश पे लेके चलते हैं, आप छोड़ दो भारत पे, है ना, भारत की हम बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि भारत की अगर बात करते हैं ना तो हम इसमें बड़ा फंस जाते हैं। लेकिन एक मिनट आपको देखना पड़ेगा भारत के उसमें भी थोड़ा सा, मैं एक बार और बनाता हूं भारत वाला ये। तो भारत के उसमें क्या देखना पड़ेगा, इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि यहां पर अगर आप उत्तर प्रदेश लेते हैं, ये यहां पर, है ना, तो ये जो शिवालिक रेंज थी, ठीक, ये जो शिवालिक रेंज के नीचे वाला जो भाग होता है, अगर आपने भूगोल पढ़ी हो तो उस भूगोल में इस भाग को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं जी भावर, है ना, भावर का तराई क्षेत्र, ठीक, यही तो कहते हैं भावर का क्षेत्र। तराई हटा दो, भावर का कहते हैं, इसको कहते हैं भावर का क्षेत्र, है ना। शिवालिक के ठीक नीचे वाला जो भाग होता है ये कहलाता है भावर का क्षेत्र। क्या कहलाता है, भावर का क्षेत्र। अभी हम लोग उत्तर प्रदेश के परिदृश्य में चलेंगे, पहले आप इसके परिदृश्य में देख लो कि जो शिवालिक है उसके ठीक नीचे जो है वो उत्तर प्रदेश है दक्षिण में, और उसके ही नीचे वाला जो क्षेत्र होता है थोड़ा बहुत, ये कहलाता है भावर का क्षेत्र। अब भावर क्या होता है, भावर होता है कि जब नदियां जो हैं वो मैदानी भागों में प्रवेश करने लगती हैं, तो मैदानी भागों में जब वो प्रवेश करती हैं तो अपने साथ ना मोटे मोटे कंकड़ पत्थर लेके आती हैं, है ना। तो जब पत्थर लेके आती हैं और वो नदियां जो है वो पत्थरों में धीरे धीरे नीचे की ओर जाने लगती हैं, यानी कि धीरे धीरे से वो विलुप्त होने लगती हैं, और जो मोटे मोटे कंकड़ होते हैं, पत्थर होते हैं, वो उनमें छिप जाती हैं, नीचे बैठ सी जाती हैं। तो ऐसे भाग को कहते हैं भावर का क्षेत्र, ठीक है। तो अब हम ना उत्तर प्रदेश को बांटते हैं, तो उत्तर प्रदेश को ना हम 3 तरीके से बांट सकते हैं। कितने तरीके से बांट सकते हैं, 3 तरीके से। कौन कौन से तरीके होंगे, देखो जो उत्तर प्रदेश को हम बांट सकते हैं 3 तरीकों से, 3 भाग में विभाजित कर सकते हैं।
तो सबसे पहला क्या होगा जो उत्तर प्रदेश को बांटने में होगा, तो हम कहेंगे पहला है भावर का तराई क्षेत्र, ये है जी पहला, हम इसको बांट सकते हैं भावर का तराई क्षेत्र। दूसरा उत्तर प्रदेश को हम कैसे बांट सकते हैं, तो दूसरा जो हम उत्तर प्रदेश को बांट सकते हैं वो बांट सकते हैं गंगा यमुना का मैदानी भाग, ठीक, गंगा यमुना का मैदानी भाग। और तीसरा जो हम उसको बांट सकते हैं वो है दक्षिण का पठारीय भाग, ठीक, या दक्षिण का पठारीय क्षेत्र। ठीक है, इन 3 तरीके से जो है हम उत्तर प्रदेश को बांट सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको ना मैप के माध्यम से बांट के दिखाता हूं कि भाई हम उत्तर प्रदेश को मैप मतलब कैसे बांट सकते हैं। तो देखो, अभी मैंने बताया कि अगर आप ऊपर चले जाओगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है जी, यहाँ पर है शिवालिक। क्या है यहाँ पर? शिवालिक रेंज, है ना। और इसके ही जैसी हम नीचे आते हैं, यानी कि ये शिवालिक रेंज ऊपर बढ़ गई, थोड़ा ऐसे ही है जैसे कि हमारा उत्तर प्रदेश आएगा, जैसे भारत आएगा तो ये ऐसी आएगी, है ना। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। तो जैसे हम इसके नीचे आते हैं ना थोड़ा सा दक्षिण में, तो ये जो सहारनपुर से लगा हुआ ये जो क्षेत्र है, ये वाला थोड़ा थोड़ा ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक, यही है भावर का क्षेत्र। किसका क्षेत्र है? यही है जी भावर का क्षेत्र, ठीक, ये कहलाता है भावर का क्षेत्र, ठीक, शिवालिक के एकदम दक्षिण में, है ना। आपने भूगोल में भी पढ़ा होगा कि शिवालिक के जैसे ही नीचे आते हैं तो वो जो क्षेत्र है जहां पर नदियां कंकड़ पत्थर छोड़ती हैं मोटे मोटे, वही क्षेत्र क्या है? वही क्षेत्र है भावर का क्षेत्र, ठीक। अब मैं इसको ना थोड़ा ऐसे बनाता हूं, ये अच्छा। अब भावर का क्षेत्र तो हो गया, जैसे थोड़ा सा आप और नीचे आओगे ऐसे करके, थोड़ा सा जैसे नीचे आओगे इधर, ये ऐसे करो, ऐसे थोड़ा सा जैसे और नीचे चलोगे, ये वाला जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र है तराई का क्षेत्र। कैसा जी क्षेत्र है ये है तराई वाला क्षेत्र, तराई का क्षेत्र, ठीक। ये जो क्षेत्र है ये कैसा क्षेत्र है? ये है तराई वाला क्षेत्र। अब आप जैसे नीचे चलोगे, ये वाला जो क्षेत्र है इसे हम कहते हैं गंगा यमुना का मैदानी भाग, ठीक। जैसे हम नीचे आते हैं, ये है गंगा यमुना का मैदानी भाग। अब तीसरा क्या बचा? दक्षिण का पठारीय भाग। दक्षिण का पठारीय भाग, ये जो क्षेत्र है पूरा ये वाला, ये कहलाता है दक्षिण का पठारीय भाग, ठीक। ये जो क्षेत्र है ये पूरा क्या कहलाता है? दक्षिण का पठारीय भाग, ठीक है। अब आपने मैप के माध्यम से भी समझा, ठीक, और मैंने वैसे तो आपको लिखवा ही दिया, और भारत के परिदृश्य में भी समझाया कि भाई कौन सा क्षेत्र क्या होगा, ठीक है। और उत्तर प्रदेश को हमने 3 भागों में बांट दिया, कौन कौन से? भावर का क्षेत्र, भावर का तराई क्षेत्र, गंगा यमुना का मैदान, और दक्षिण का पठारीय भाग। अगर पेपर में हमसे पूछा जाता है कि भाई उत्तर प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया, तो आप क्या कहेंगे? 3 भागों में। कौन कौन से? पहला भावर का तराई क्षेत्र, गंगा यमुना का मैदान, और तीसरा दक्षिण का पर्वतीय या पठारीय भाग, ठीक है। अब हम इनके बारे में एक एक करके जानते हैं कि भाई कैसे कैसे जो है भावर का क्षेत्र आएगा, फिर तराई का क्षेत्र आएगा, और कैसे जो है गंगा यमुना का मैदानी भाग आएगा। आइए देखते हैं, अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा है? सबसे पहले हमने लिखा है जी भावर का क्षेत्र। क्या लिखा है? भावर का क्षेत्र। तो देखो
अब हम देखते हैं सबसे पहले भावर का क्षेत्र। तो भावर का क्षेत्र मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि ये है शिवालिक रेंज, है ना, शिवालिक की पहाड़ियां। ये क्या है, शिवालिक। अब शिवालिक की रेंज से ही तो भाई नदियां आएंगी ऐसे करके निकल के आराम से। ये नदियां आ रही है निकलती हुई ऐसे करके। अब ये नदियां है ना, तो भावर में जो नदियां हैं ये मतलब बहुत मोटे मोटे, ये कुछ मोटे मोटे कंकड़ पत्थर लेकर के आती है मोटे मोटे, ठीक है, भावर के क्षेत्र में। ठीक, भावर के क्षेत्र में जो है वो मोटे मोटे पत्थर लेकर के आती हैं, तो इसलिए ये कैसा क्षेत्र है, तो ये हो गया भावर का क्षेत्र। ठीक है, ये भावर होता है, भावर होता है, भावर होता है या भावर एक ही बात है। ठीक है, कैसा क्षेत्र है ये, भावर का क्षेत्र। तो आपने एक पॉइंट नोट किया यहाँ पर, क्या पॉइंट नोट किया कि भाई जो भावर का क्षेत्र है ना, ये वाला जो भावर का क्षेत्र है, अगर हम पहले पॉइंट की बात करते हैं तो पहला पॉइंट यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर नदियां मोटे मोटे पत्थर लाती हैं। ठीक है, क्या लाती हैं, मोटे मोटे पत्थर। ठीक है, ये बात आई आपके समझ में। दूसरा, अब एक बात बताओ भैया, जब ऐसे मोटे मोटे ये पत्थर आ रहे हैं तो क्या इन पत्थरों पर कोई खेती वेती कर पाओगे, है, नहीं कर पाओगे। तो इसलिए जो दूसरा इसका पॉइंट है कि भाई यहां कृषि नहीं होती। अब यहाँ पे जब भाई एक बात बताओ, आप ही खुद ही सोचो कि जब ऐसे मोटे मोटे पत्थर रखे होंगे तो क्या यहाँ पर इन पत्थरों पर थोड़ी पेड़ उग जाएंगे या इन पत्थरों पर थोड़ी खेती कर लोगे, नहीं कर पाओगे ना। तो यहाँ पर कृषि नहीं होती। दूसरी बात, अच्छा अब अगर देखते हो यहाँ पर जब कृषि नहीं होती तो तीसरी बात, अच्छा ये बता दो क्या कि भाई इसका विस्तार कहां से लेकर कहां तक है। विस्तार का मतलब कि कहां से लेकर कहां तक जो है ये भावर का तराई क्षेत्र फैला हुआ है। तो देखो हमने यहां से लेकर स्टार्ट किया, तो ये क्या है, सहारनपुर। क्या है ये, सहारनपुर। और ये क्या है, ये है जी कुशीनगर। क्या है, कुशीनगर, है ना। तो हम देखते हैं कि इसका जो विस्तार है वो कहां से कहां तक है। तो इसका विस्तार अगर हम पढ़ते हैं तो सहारनपुर से लेकर, सहारनपुर से कुशीनगर, कुशीनगर के पडरौना तक, कुशीनगर के पडरौना तक इसका जो विस्तार है। ठीक है, कुशीनगर के पडरौना तक। अब यहाँ पर जो इसका विस्तार है ना, तो यहाँ पर हमें एक चीज देखने को मिलती है, क्या मिलती है कि भाई ये जो क्षेत्र है ये सहारनपुर में तो थोड़ा चौड़ा सा है ना। सहारनपुर में इसकी जो चौड़ाई है, ठीक, वो जो चौड़ाई है वो है 34 किलोमीटर। सहारनपुर में ये चौड़ा है ना, ज्यादा चौड़ा है। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, इसीलिए मैंने इसको हल्का हल्का क्या बनाया, पतला सा बनाया, संकरा बनाया है। तो जैसे ये कुशीनगर पहुंचता है तो ये हो जाता है संकरा। ठीक, संकरा मतलब इसकी चौड़ाई जो है वो घटती जाती है, घटती जाती है और ये सिकुड़ता जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कहेंगे कि कुशीनगर में जो इसकी चौड़ाई है वो कैसी है, संकरी है। तो कुशीनगर में ये जो है बिल्कुल पतला हो जाता है, संकरा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने तीन बातें देखी। क्या देखा कि नदियां यहाँ पर मोटे मोटे पत्थर लाती हैं जिससे कि यहाँ पर कृषि करना असंभव सा हो जाता है। अच्छा, इसका विस्तार सहारनपुर से लेकर कहां तक है, कुशीनगर के पडरौना तक है। और आप देख रहे होंगे कि ये जो इसका जो ढाल है वो किधर से है, तो थोड़ा उत्तर से इधर की ओर है, दक्षिण की ओर है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर है। ठीक, तो हमने ये देखा कि भाई जो भावर का क्षेत्र है वो कुछ इस प्रकार का हमें दिखता है। ठीक है, अच्छा हमने ये भी देख लिया कि इसका विस्तार जो है
वो सहारनपुर से लेकर कहां से कहां तक है, सहारनपुर से लेकर इसका विस्तार जो है वो कुशीनगर के पडरौना तक है। ठीक है, हाँ जी। अब आगे देखते हैं आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे देखते हैं। देखो अभी मैंने एक चीज बताई थी, क्या बताया था कि जब नदियां मोटे मोटे पत्थर लाती है ना, तो एक चीज और देख लो यहाँ पर कि नदियां जो है यहाँ पर विलुप्त हो जाती है। भाई मोटे मोटे पत्थरों के नीचे जो है वो छिप जाती हैं। ठीक, तो नदियां जो है यहाँ पर विलुप्त हो जाती है। विलुप्त का मतलब पूर्णतः गायब, देखो पूर्णतः गायब नहीं होती है ना, कि भाई नदियां जो है वो पत्थरों में गायब, पूर्णतः गायब नहीं होती। इसका मतलब है कि वो जब मोटे मोटे पत्थर होंगे तो नदियां एक हिसाब से तो बहेंगी, तो वो जो है अपने पत्थरों के नीचे छिप जाती हैं। ठीक है, तो ये आपको बातें समझ में आई होंगी किसकी, भावर की। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ी तराई की। तो जैसे ही आप भावर से हल्का सा दक्षिण में आओगे, ये वाला जो क्षेत्र है ये तराई का क्षेत्र कहलाता है। किसका क्षेत्र कहलाता है, तराई का क्षेत्र, है ना। यहां पर जैसे ही आप आओगे तो ये जो किसका क्षेत्र है, ये है जी तराई वाला क्षेत्र, तराई का क्षेत्र। अब यहां पर जो तराई का क्षेत्र है, इस तराई के क्षेत्र में जो नदियां धीरे धीरे यहां पर विलुप्त हो रही थी, है ना। अब वो देखो क्या होता है कि आप एक बात बताओ कि ये जो पत्थर है, भारी भारी तगड़े तगड़े जो पत्थर है ना, क्या वो नदियां पूरे मतलब, देखो एक बात बताओ, एक नदी है उसमें ज्यादा पानी होगा और ज्यादा तेज बहाव होगा, तभी तो भाई वो पत्थर को भी बहाएगी। जब उसका बहाव धीरे 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 कम होने लगेगा तो क्या पत्थर को साथ लेके चलती रहेगी, नहीं चल पाएगी। तो यहाँ तो डायरेक्ट शिवालिक से आ रही है तो इसलिए मोटे मोटे पत्थर उठा लाए, लेकिन जब वो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी तो वो इन पत्थरों को ना यहीं छोड़ देंगी, और जब इन पत्थरों को यहीं छोड़ेंगी तो जैसे ही वो मैदानों में, ज्यादा तगड़े मैदानों में आएंगी तो वो क्या करेंगी, अब इन पत्थरों को जब यहीं छोड़ती जा रही है तो इसका मतलब पत्थरों के कारण तो वो विलुप्त हो रही थी। लेकिन जैसी पत्थरों के पत्थर एक ही जगह रखे रहेंगे, यहीं पर रखे रहेंगे, तो नदियां दिखने लगेंगी। तो यहां पर जब वो तराई का क्षेत्र आता है ना, तो भाई नदियां जो है प्रकट हो जाती हैं। प्रकट कैसे हो जाती हैं, क्योंकि मैंने बताया पत्थरों से अब वो सीधे पत्थरों को छोड़ती हुई आगे बढ़ती हैं। तो तराई के क्षेत्र में यहां पर कह सकते हैं नदियां दिखने लगती हैं, है ना, या नदियां ऊपर आ जाती हैं। ऊपर लिख दो, दिखने से मतलब दिखती तो भाई पत्थरों में भी है, ये थोड़ी पत्थरों में बिल्कुल ही विलुप्त हो रही है, नदियां ऊपर आ जाती हैं। ठीक, अब नदियां क्या है यहाँ पर ऊपर आ गई। जब नदियां यहाँ पर ऊपर आ गई तो तराई वाले क्षेत्र में ना यहाँ पर कृषि करना आसान हो जाता है। कृषि की जाती है। अब यहाँ पर कृषि होगी, खेती होगी, जो खेती भावर में नहीं हो पा रही थी, अब वो खेती कहाँ होगी, तो भाई वो खेती होगी तराई के मैदान में, है ना। अब खेती कहाँ होगी, तराई में। और ये तराई में यानी कि तराई है तो कैसा स्थान है, यहाँ पर नमी है ना, नमी वाला स्थान है, नमी वाला स्थान है। तो इस नमी वाले स्थान में यानी कि पानी ज्यादा है, और जब पानी ज्यादा है तो यहाँ पर आप किस किस की खेती कर पाओगे, तो भाई यहाँ पर आप करोगे जिन फसलों को ज्यादा पानी चाहिए। तो वो कौन सी फसल है, धान और गन्ना। कौन सी है, धान और गन्ना। ठीक है, अच्छा एक चीज और समझनी है, क्या समझनी है कि भाई धान और गन्ना की खेती तो हो जाती है, कि जैसा आपने इसका विस्तार बताया कि सहारनपुर से कुशीनगर तक है, तो इसका विस्तार कहां से लेकर कहां तक होगा, तो देखो इसके विस्तार की बात कर लेते हैं।
इसका अगर हम विस्तार की बात करें तो यहां लिख देता हूं मैं, इसका विस्तार जो है, इसका जो विस्तार है वो कहां से लेकर कहां तक है ना। इसका जो विस्तार है वो है सहारनपुर से लेकर तराई वाले की बात कर लेते हैं। इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा क्योंकि नीचे जगह नहीं है। तो सहारनपुर से लेकर, देखो इसका जो विस्तार है ना वो असल में है तो कुशीनगर में भी, कुशीनगर तक है, लेकिन थोड़ा सा देवरिया में भी आ जाता है। तो मैं दोनों लिख देता हूं, कुशीनगर और देवरिया, क्योंकि कुशीनगर के नीचे ही तो थोड़ा सा देवरिया है यहाँ पर, है ना। अगर ये कुशीनगर है तो ये क्या है, देवरिया। तो भाई इसका जो विस्तार है ना वो कहां तक हो जाता है, देवरिया तक। ठीक है, कुशीनगर और देवरिया तक। अच्छा, जैसे हमने देखा कि सहारनपुर में इसकी चौड़ाई 34 किलोमीटर है और कुशीनगर में संकरा हो जाता है, यानी कि ये इधर पूरब में आते आते संकरा हो गया। तो इसका उल्टा हिसाब है। क्या हिसाब है कि ये सहारनपुर में तो भाई पतला है, संकरा है, सहारनपुर में कैसा है, ये संकरा है ना। लेकिन कुशीनगर और देवरिया में जब देखते हैं तो इसकी जो चौड़ाई है वो, इसकी चौड़ाई कितनी है, 80 से 90 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। जब हम कहा देखते हैं, कुशीनगर और देवरिया तक देखते हैं, तो हम पाते हैं कि 80 से 90 किलोमीटर तक इसकी क्या है, चौड़ाई है। और जैसे ही हम सहारनपुर की ओर आते हैं तो इसकी चौड़ाई जो है, ये जो है क्या होने लगता है, संकरा होने लगता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई होगी कि जो इसके भाबर और तराई का मैदान, तराई वाला जो क्षेत्र है, पहला जो पार्ट था इसका कि भाबर और तराई का क्षेत्र, ये जो है इसका विस्तार हमने, इसकी डिटेल हमने पूरी तरह से यहाँ पर आपको जानकारी दी कि भाई भाबर वाले में नदियां मोटे मोटे पत्थर लाती हैं, कृषि नहीं होती। विस्तार सहारनपुर से कुशीनगर है, सहारनपुर में इसकी चौड़ाई 34 किलोमीटर है। नदियां यहाँ पर विलुप्त रहती हैं, कम दिखाई देती हैं। ऐसे ही तराई वाले क्षेत्र की बात की तो नदियां, अब तराई वाले क्षेत्र में नदियां ऊपर आ जाती हैं, कृषि की जाती है, नमी वाला स्थान है तो पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है। और जहां पर पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है तो ऐसी जगहों पर कौन सी खेती होगी, धान और गन्ना। विस्तार सहारनपुर से कुशीनगर देवरिया, सहारनपुर में संकरा है, इधर की साइड में आगे संकरा हो जाता है, पतला हो जाता है, और इधर की साइड में ये चौड़ा है, देवरिया और कुशीनगर की साइड में। इसलिए जो है इसकी चौड़ाई 80 से 90 किलोमीटर तक है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर करें और शेयर के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है देखते हैं भाई। ये चीज हमने पढ़ी, अब हम बात करते हैं दूसरी चीज। दूसरी क्या है, तो जी दूसरा है इसका गंगा यमुना का मैदानी भाग। ठीक है, दूसरा पॉइंट है गंगा यमुना का मैदानी भाग। ठीक, अब जो ये गंगा यमुना का मैदानी भाग है ना, असल में ये बना कैसे, तो ये जी बना है अपसादों से। किसके अपसादों से, तो ये बना गंगा यमुना तथा उसकी सहायक नदियां के अवसाद। अवसाद यानी कि कंकड़ पत्थर वाला, जो कंकड़ पत्थर मिट्टी वाला जो होता है, अवसाद से इसका निर्माण हुआ। ठीक, किससे हुआ,
गंगा यमुना तथा उसकी सहायक नदियां जो थी उसके अपसादों से जो है वो किसका निर्माण हुआ है, गंगा यमुना के मैदानी भाग का, ठीक है, जो ये वाला भाग है, ठीक है ना। अच्छा, अब जब इसका निर्माण इनके अपसाद से हुआ है ना, तो इसे ही कहते हैं काप। क्या कहते हैं, इसे ही काप। अब ये भाई काप क्या है, ये काप है, इसको ही आप कह लो जलोढ़, यानी कि ये मिट्टी है, इसको ही आप जलोढ़ कह सकते हो, ठीक है। इसको ही आप कछारी भी कह सकते हो, है ना, क्या कह सकते हो, और कछारी भी कह सकते हो, ठीक है। तो गंगा यमुना तथा उसकी सहायक नदियों के अपसाद से इसका क्या हुआ है, गंगा यमुना के मैदानी भाग का निर्माण हुआ है। और जो ये अपसाद है यानी कि कंकड़ पत्थर मिट्टी जो आई है, इसे ही आप क्या कहोगे, काप कहोगे, जो कि जिसे हम जलोढ़ और कछारी भी कह सकते हैं, ठीक। अच्छा, अब है ना यहाँ पर दो चीजें देखते हैं, एक देखते हैं अब खादर, और एक दूसरी चीज है बांगर, है ना। वो क्या है, देखो उसके बारे में जानते हैं, वो क्या है। खादर और बांगर, बड़ा परेशान रहते हैं हम लोग कि भाई ये बवाल क्या है खादर और बांगर का। तो देखो मैं आज आपको पूर्णतः समझा दूंगा कि खादर और बांगर होता क्या है असल में। ये चीज मैं मिटा देता हूं तभी पूर्ण तरह से समझा पाऊंगा, क्योंकि वो उसका थोड़ा सा चित्र द्वारा एक्सप्लेनेशन करते हैं। देखो होता क्या है, मान लो ये नदियां हैं, एक नदी ये रही, ऐसी ही नदियां हैं यहां पर। अब हुआ क्या कि ये नदियों के आसपास के क्षेत्र में भाई जो नदी बह रही है, बारिश पड़ती है तो यहाँ पर वर्ष भर पानी बहेगा, और जब गंगा यमुना, गंगा है, इन नदियों में तो वैसे ही पानी रहता ही है, क्योंकि ये वर्ष भर बहने वाली नदियां हैं, तो ये कहीं ना कहीं बाढ़ तो लाती हैं, जी बिल्कुल लाती हैं। और जब ये बाढ़ लेके आती है ना अपने आसपास के इलाकों में, है ना, तो यहाँ पर ये नई नई मिट्टी लेकर के आती हैं, है ना, कैसी नई, ये बाढ़ वाला इलाका है ना, आसपास का इलाका, ये बाढ़ वाला इलाका है, ठीक, यहां बाढ़ आएगी, बाढ़ वाला इलाका, बिल्कुल एकदम शुद्ध तरीके से समझा रहा हूं, बाढ़ वाला इलाका है ना। तो जब एक बात बताओ, बाढ़ आएगी खूब तेजी से तो आएगी, और जब बाढ़ आएगी जब, तो इसका मतलब वहां पर नई मिट्टी आएगी, है ना, नए नए अपसाद आएंगे। तो ये जो नई मिट्टी आती है इसे ही कहते हैं नई काप, इसे ही कहते हैं, देखो या तो नई मिट्टी कह लो या कह लो नई काप, एक ही बात है ना, काप। तो ये जो नई काप है, नई जो मिट्टी आई, इसे ही आप कहोगे खादर, ठीक, इसे ही क्या कहोगे, खादर, यानी कि बाढ़ के आने के बाद जो नई काप से बनी वही क्या है, खादर, वही क्या है, खादर। समझ गए, नई मिट्टी यानी कि बाढ़ के आने से जो नए अपसाद आए, नई मिट्टी आई, उसे ही कहोगे खादर, क्या कहोगे, खादर, चाहे नई मिट्टी कह लो चाहे नई काप कह लो। और क्वेश्चन अगर पेपर में आता है कि नई मिट्टी से बनने वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो आप उसे कहेंगे खादर, क्या कहेंगे, खादर। और ये जो खादर क्षेत्र होता है ये होता है भाई उपजाऊ, कैसा होता है, उपजाऊ होता है, बहुत ज्यादा उपजाऊ होता है ना। अच्छा, अब ये जब ज्यादा उपजाऊ होता है तो क्या, अब बांगर किसे कहोगे जी, ये तो भाई उपजाऊ हो गया, नई मिट्टी से आया, नई मिट्टी से इसने काप बनाई, काप से जो है ये नई मिट्टी वाले क्षेत्र को ही क्या कह दिया गया, खादर, और ये क्या हो गया, अधिक उपजाऊ हो गया। तो जब ये अधिक उपजाऊ हो गया तो अब जब ये उपजाऊ हो गया खादर वाला क्षेत्र क्या है, अधिक उपजाऊ। अच्छा, अब बांगर किसे कहोगे, देखो बांगर क्या है,
यहां देखो आप, मान लो अब बाढ़ एक सीमित इलाके तक ही तो आएगी, है ना। अब मान लो यहां बाढ़ नहीं आई, यहां बाढ़ नहीं आई, तो यहां बाढ़ ना आई तो यहां पर जो है पुरानी मिट्टी तो रह गई। यहां पर मान लो ये बाढ़ नहीं आई इन इलाकों में, यहां पर पानी यहां तक ही रह गया, और यहां इन इलाकों में बाढ़ नहीं आई, तो ये कैसी मिट्टी रह गई, ये रह गई पुरानी मिट्टी, है ना, पुरानी मिट्टी। और यही पुरानी मिट्टी क्या कहलाती है, बांगर वाला क्षेत्र। पुरानी मिट्टी का क्षेत्र जो है या पुरानी काप जो है वही क्या कहलाती है, बांगर। ये कम उपजाऊ होता है, कम उपजाऊ होता है, ठीक है। बांगर जो है वो खादर से क्या होता है, कम उपजाऊ होता है। खादर वाले क्षेत्र जो है वो अधिक उपजाऊ होता है, लेकिन बांगर जो है वो कैसा होता है, कम उपजाऊ होता है, क्योंकि ये पुरानी मिट्टी यानी कि पुरानी काप से मिलकर बना होता है, इसलिए बांगर कम उपजाऊ होता है और खादर जो है अधिक उपजाऊ होता है, ठीक। अच्छा, अब ना एक चीज और, ये जो नई काप से जो खादर बनता है ना, यहां पर नदियों के द्वारा आवरण होता है, नदियों के द्वारा आवरण होता है। अब आवरण क्या है, आवरण है जी, नदियां जो है ना वो इन क्षेत्रों को थोड़ा काटती हैं, है ना, काटती हैं, तो आवरण होता है। तो आवरण से, जब आवरण होता है तो इससे बनते हैं बीहड़। क्या बनते हैं, बीहड़, है ना। बीहड़ एक पर्टिकुलर जगह होगी, ठीक, जो इन नदियों के द्वारा जो क्षेत्र है खादर वाला उसको काट करके जो बनता है उसे कहते हैं बीहड़। अब जब ये बीहड़ बनते हैं ना, तो यहां पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी नदियां बीहड़ बनाती हैं या फिर इनमें से कौन सी नदियां बीहड़ नहीं बनाती हैं। तो ध्यान रखना, बीहड़ बनाने वाली जो नदियां हैं वो एक है यमुना और दूसरी है चंबल, ठीक। जो बीहड़ बनाने वाली सबसे बड़ी नदी है वो है यमुना और दूसरी नदी है चंबल। आपने सुना भी होगा चंबल के बीहड़, यानी कि चंबल नदी जो है वो यमुना नदी, ये सबसे ज्यादा क्या बनाती है, बीहड़ बनाती है, ठीक है। तो मैं समझता हूं कि आपको ये गंगा यमुना का मैदानी भाग भी समझ में आया होगा, खादर भी समझ में आया होगा, बांगर भी समझ में आया होगा, बीहड़ भी समझ में आए होंगे, पुरानी काप, पुरानी नई काप, मिट्टी, ये सब चीजें आज आपकी क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं, थोड़ा सा दक्षिण के पठारी भाग को और पढ़ लेते हैं, है ना। आज हम इसका पूरा पोस्टमार्टम कर ही देते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश के जो प्राकृतिक परिदृश्य है उसमें क्या क्या हमने पढ़ लिया, ठीक। आइए देखते हैं दक्षिण का पठारी भाग। तो दोस्तों, जब हम दक्षिण के पठारी भाग देखते हैं तो दक्षिण के पठारी भाग में हम देखते हैं कि भाई दक्षिण का जो पठारी भाग है वो कहाँ है, कहाँ तक फैला हुआ है। तो आपने देखा होगा कि ये जो दक्कन वाला जो क्षेत्र है ना, दक्कन के पठार का जो क्षेत्र है, इसे ही हमने जो है वो दक्षिण के, देखो हुआ क्या असल में, ये जो भारत वाला जो क्षेत्र है ना, इंडिया वाला ऐसे वाला है ना, ये पूरा दक्कन का पठारी भाग है। अब इसी का जो उत्तरी भाग है वो थोड़ा सा उत्तर प्रदेश में चला गया, तो इसलिए इसको उत्तर प्रदेश को जब हमने बांटा तो इसलिए कह दिया गया इसको कि दक्षिण का पठारी भाग है ना, ये दक्षिण का पठारी भाग है। तो दक्षिण का पठारी भाग के अगर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो जो इसका एरिया है ना, वो इसका एरिया है 45,200 किलोमीटर। इसका जो है वर्ग किलोमीटर, इसका जो है वो क्षेत्रफल है दक्षिण के पठारी भाग का। अच्छा, दक्षिण का जो पठारी भाग है वो असल में दक्कन का पठारी भाग है, ये है
दक्कन के पठारी भाग से इसका निर्माण हुआ है। दक्कन के पठारी भाग से जो है वो दक्षिण के पठार के भाग का निर्माण हुआ है ना। अब मैंने बताया, तो देखो अब जब दक्कन के पठारी भाग से दक्षिण के पठारी, उत्तर के दक्षिण के पठारी भाग का निर्माण हुआ है, तो उत्तर प्रदेश में इसे क्या क्या कहते हैं? तो देखो उत्तर प्रदेश में इसे कहते हैं बुंदेलखंड का पठार। ठीक, क्या कहते हैं जी? इसे बुंदेलखंड का पठार। दक्षिण में कहते हैं बुंदेलखंड का पठार। और अब देखो बुंदेलखंड का पठार असल में दक्षिण में है कहां तक, है ना। देखो थोड़ा सा और इसको कह देते हैं, जब हम देखो ये वाला जो भाग है, अब फिर से मैप पे आ जाओ, है ना। मैप, इसलिए मैप की बड़ी जरूरत पड़ती है हर जगह। तो ये कुछ ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ये उत्तर प्रदेश है भाई, है ना। ये है सोनभद्र, ये है मिर्जापुर, ये प्रयागराज। तो ये जो क्षेत्र है ना, ये वाला जो क्षेत्र है, ये कहलाता है बघेलखंड का पठार, है ना। बघेलखंड का पठार। और ये जो पूरा क्षेत्र बच गया, ये वाला जो क्षेत्र है, ये पूरा, ये थोड़ा सा ऊपर भी है, ये वाला, ये कहलाता है बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार, है ना। तो बुंदेलखंड का पठार, ये इसका विस्तार जो है वो कितने जिलों में है? इसका विस्तार है जी 7 जिलों में। ठीक, वो कौन कौन से जिले हैं उत्तर प्रदेश के जिसमें इसका विस्तार है? तो इसका जो विस्तार है, पहला जिला है वो, आप इधर से लेके चलो ललितपुर, ठीक, झांसी, हमीरपुर, महोबा, बांदा, एक जिला और रह गया जालौन, से भी लिख लो जालौन, ठीक, चित्रकूट। अच्छा, थोड़ा सा ना इसमें ये प्रयागराज का दक्षिणी भाग भी आ जाता है। प्रयागराज का दक्षिणी भाग या प्रयागराज का पूर्वी भाग, इसमें जो है सम्मिलित हो जाता है प्रयागराज का थोड़ा सा भाग। ठीक है, असल में 7 जिले आते हैं, ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, महोबा, जालौन, बांदा और चित्रकूट। ये बुंदेलखंड में आते हैं, बुंदेलखंड के पठार में आते हैं। और अगर हम बात करें बघेलखंड के पठार में कौन कौन से जिले आते हैं, तो देखो बघेलखंड के पठार में आते हैं, बघेलखंड का पठार, इसमें आते हैं 2 जिले, असल में 2, वैसे थोड़ा सा चंदौली वाला पार्ट दिया जाता है, मिर्जापुर, सोनभद्र और थोड़ा सा चंदौली ना भी लिखो तब भी चल जाएगा। ठीक है, बघेलखंड के पठार में मिर्जापुर और सोनभद्र आते हैं, जालौन, ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट, ये प्रयागराज का दक्षिणी भाग, ये टोटल बुंदेलखंड का पठार है। और ये 7 के 7 जिले तो मेन तरीके से बुंदेलखंड के पठार में शामिल है। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर भाई देखो, इस वाले इलाके में लाल मिट्टी पाई जाती है। कैसी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी। तो जब यहां पर लाल मिट्टी पाई जाती है तो, और इस वाले, ये जो दक्षिण वाला इलाका है ना, थोड़ा सा दक्षिण पश्चिम वाला इलाका, यहां पर मिट्टी पाई जाती है काली, है ना। बाकी पूरे क्षेत्र में, यहां से लेकर यहां तक पूरे क्षेत्र में वो कैसी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी। ठीक, कैसी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी
तो यहां लिखना पड़ेगा थोड़ा सा साइड में। तो देखो लाल मिट्टी, इस क्षेत्र में कैसी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी, है ना। और बुंदेलखंड वाले थोड़े से क्षेत्र में, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है काली मिट्टी, है ना। कैसी मिट्टी है? काली मिट्टी। तो जो काली मिट्टी में क्या होगा? सबसे ज्यादा क्या होता है जी? कपास होती है ना। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ललितपुर झांसी वाले थोड़े से इलाके में क्या मिलती है? कपास। और लाल मिट्टी में अधिक से अधिक क्या होती है? तो यहाँ पर होती हैं फसलें दलहन की, तिलहन की और दलहन की फसलें, यानी कि दालों की फसलें। ठीक, दालों की, दलहन और तिलहन की फसलें, यानी कि मोटे अनाज जो है वो इस क्षेत्र में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक, तो ये था बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार। ठीक है, तो दोस्तों एक दो बातें और नोट कर लो, जाते जाते एक दो बातें और लिख लो। ये हमने पढ़ लिया। अब देखो थोड़ा सा, ये जो पहाड़ियां है ना, तो देखो दो तीन पहाड़ियों के नाम आप देख लो। एक है सोनकर की पहाड़ी, सोनकर की पहाड़ी, है ना। और दूसरी है कैमूर की पहाड़ी, कैमूर की पहाड़ी। तो ये कहां मिलती हैं? ये कहां पाई जाती हैं? तो ये भाई मिर्जापुर और सोनभद्र में, मिर्जापुर और सोनभद्र में। एक है रामगढ़ की पहाड़ी, रामगढ़ की पहाड़ी, तो ये भी कहां पर है? ये है सोनभद्र में, रामगढ़ की पहाड़ी। ठीक, तो सोनकर की पहाड़ी और कैमूर की पहाड़ी, असल में जो ये कैमूर की पहाड़ी है ना, ये विंध्य पहाड़ी का क्षेत्र है, विंध्य पहाड़ी का। ठीक है, विंध्य पहाड़ी का क्षेत्र है ये कैमूर की पहाड़ी, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों हमने जो आज पढ़ा कि इसका प्राकृतिक भौतिक डिवीजन उत्तर प्रदेश का, वो आप लोगों के बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। तो ये सब चीजें आप रिवाइज भी करते रहिए और मैप के साथ अपनी इस उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक और राजनीतिक परिदृश्य को मैप लेकर के बैठ के आप अपने साथ कीजिए। जब तक मैप नहीं लेकर के बैठेंगे तब तक ये आपके बुद्धि में घुसने वाला नहीं है। तो अगर आप लोगों को हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बार बार हम यही बात कहते हैं, तो आप लोग एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बिना देखे ऐसे ही इसको छोड़ के ना जाएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ उत्तर प्रदेश के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।